हाल ही में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और इंटरनेट पर एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। सोचिए, एक देश के राष्ट्रपति को दूसरे देश ने बस जाके पकड़ लिया। तो चलिए देखते हैं कि इस असाधारण घटना पर दुनिया भर में ऑनलाइन लोगों ने क्या कहा। ये सवाल सिर्फ एक रेडिट यूजर का नहीं था, बल्कि ये सवाल लाखों लोगों के दिमाग में घूम रहा था। इस एक लाइन ने, आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, किसी देश की आज़ादी और ताकत के खेल पर एक ग्लोबल बहस शुरू कर दी। ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं थी, ये एक तरह का भू राजनीतिक भूचाल था। तो हम इस पूरी घटना को परत दर परत समझेंगे, मतलब खबर आने से लेकर इसके दुनिया पर पड़ने वाले असर तक। पहले देखेंगे कि हुआ क्या, फिर लोगों ने क्या अंदाज़ा लगाया कि ये क्यों हुआ। इसके बाद देखेंगे कि दुनिया कैसे दो हिस्सों में बट गई, और आखिर में कि इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। जैसे ही ये खबर बाहर आई, इंटरनेट पर लोगों का पहला रिएक्शन, वो पहला झटका कैसा था? खबर तो ऐसी थी जैसे किसी एक्शन मूवी का सीन चल रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत थी। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन में घुसती हैं और राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कर लेती हैं। मतलब एक इतनी दाखिल और विवादास्पद कार्रवाई जिसने पूरी दुनिया में शॉकवेव्स भेज दी। और ये जो एक कमेंट है ना, ये ऑनलाइन हो रहे हर रिएक्शन का निचोड़ था। लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा सच में हो सकता है। हैरानी, गुस्सा, कन्फ्यूजन, सब कुछ एक साथ दिख रहा था। लेकिन देखिए, जहां एक तरफ इतनी हैरानी थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का नजरिया एकदम अलग था। एक तुर्की यूजर की ये टिप्पणी दिखाती है कि कुछ लोगों के लिए ये एक तानाशाह को सबक सिखाने जैसा था। और फिर व्यंग्य भी था। ये कमेंट उस भू राजनीतिक विडंबना को दिखाता है जहां अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी के बीच ऐसे झूलते हैं कि आम लोग इसे एक मजेदार तमाशे की तरह ही देखते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। खैर, घटना तो हो गई, लेकिन असली सवाल था क्यों। और बस ऑनलाइन दुनिया तुरंत जासूस बन गई और हर कोई इसके पीछे का मकसद समझने में लग गया। तो चलिए इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो इंटरनेट पर हर कोई पूछ रहा था। आखिर अमेरिका ने ये कदम उठाया ही क्यों? जो बहस थी ना, वो मुख्य रूप से दो तरफ जा रही थी। एक खेमे का मानना था कि ये सब वेनेजुएला के बेशकीमती तेल भंडारों पर कब्जा करने के लिए किया गया। तो वहीं दूसरे खेमे का तर्क था कि नहीं, ये एक तानाशाह को हटाने और लोकतंत्र को वापस लाने के लिए एक जरूरी कदम था। पर मामला सिर्फ तेल या तानाशाही तक ही नहीं रुका। लोगों ने इसे एक बड़े जियोपॉलिटिकल चेस गेम की तरह देखना शुरू कर दिया। क्या ये रूस और चीन को कोई संदेश था, या फिर ये सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति का अपनी घरेलू परेशानियों से दुनिया का ध्यान हटाने का एक तरीका था? थ्योरीज बहुत सारी थीं। और अब आता है तीसरा हिस्सा। यहाँ हम देखेंगे कि ये घटना कैसे सिर्फ एक खबर न रहकर विचारधाराओं की एक असली लड़ाई बन गई। ये स्लाइड देखिए, ये ऑनलाइन चल रही पूरी बहस को एक तस्वीर में दिखा देती है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। अमेरिकी ताकत के एंगल से देखें तो सपोर्टर्स ने कहा कि ये अमेरिकी सेना की ताकत दिखाता है, जबकि विरोधियों ने इसे सीधी सीधी दादागिरी कहा। जब बात अंतर्राष्ट्रीय कानून की आई तो कुछ ने कहा कि इससे वेनेजुएला के लोगों के लिए न्याय का रास्ता खुला है, तो दूसरों ने इसकी तुलना यूक्रेन पर रूस के हमले से कर दी और कहा कि ये नैतिक रूप से उतना ही गलत है। और पाखंड के आरोप तो थे ही, जहां लोगों ने ये सवाल उठाया कि सोचिए जरा, अगर यही काम रूस ने किया होता तो दुनिया का रिएक्शन क्या होता। ये जो टिप्पणी है ना, ये उस भावना को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ती है जो कई लोगों के मन में थी। क्या अमेरिका अब वही कर रहा था जिसका आरोप वो हमेशा रूस पर लगाता आया है? इस एक घटना ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर। इस घटना के बाद दुनिया में क्या बदल सकता है? ऑनलाइन बातचीत अब इस पर नहीं थी कि क्या हुआ, बल्कि इस पर थी कि अब क्या हो सकता है। देखिए, मदुरो के हटते ही वेनेजुएला में एक पावर वैक्यूम बन गया, मतलब सत्ता का एक खालीपन। और ऑनलाइन चर्चा इसी बात पर थी कि क्या इससे देश में सिविल वॉर छिड़ सकता है या कोई और बड़ी अस्थिरता पैदा हो सकती है। और इसका असर पड़ोसी देशों पर तुरंत दिखने लगा। जैसा कि इस चार्ट में साफ है, शरणार्थी संकट और क्षेत्रीय अस्थिरता का डर सबसे ऊपर था। खबरों के मुताबिक कोलंबिया ने तो अपनी सीमा पर सैनिक भी तैनात कर दिए थे, जो इस बात का साफ संकेत था कि ये संकट वेनेजुएला की सीमाओं से बाहर भी फैल सकता है। हार्ड पावर, ये शब्द इस पूरी बहस के सेंटर में रहा।
सीधी सीधी भाषा में कहें तो इसका मतलब है अपनी बात मनवाने के लिए बातचीत या डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि फौजी और आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करना। तो ऑनलाइन लोगों ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या हम वापस उसी दौर में जा रहे हैं जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला नियम चलता है। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे ऑनलाइन लोगों ने एक घटना के दूरगामी परिणामों की एक चेन बना दी। एक देश में सत्ता का खालीपन, जिससे पड़ोस में अस्थिरता, और फिर ग्लोबल लेवल पर ताकत के इस्तेमाल का एक नया आक्रामक तरीका। लेकिन सबसे डरावना विचार तो आखिरी था। ये शायद ऑनलाइन जाहिर किया गया सबसे गंभीर डर था। लोगों का कहना था कि अगर कोई भी ताकतवर देश किसी दूसरे देश के नेता को इस तरह उठा सकता है, तो क्या दूसरे देश ये नहीं सोचेंगे कि बाहरी हस्तक्षेप से बचने का अब एक ही पक्का तरीका है, और वो है परमाणु हथियार हासिल करना। और आखिर में हम इसी एक बुनियादी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। जब एक ताकतवर देश दूसरे देश में घुसकर उसके नेता को पकड़ सकता है, तो फिर किसी देश की अपनी आज़ादी और अपनी सीमाओं के भीतर अपने फैसले खुद लेने के अधिकार का क्या मतलब रह जाता है। संप्रभुता का वो सिद्धांत जिस पर पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था टिकी है, क्या वो अब खतरे में है? इस पर किसी की क्या राय हो सकती है?